और इसका जो टॉपिक है, दो टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक तो इंडिया यानी कि भारत और दूसरा चाइना यानी कि चीन। इन दोनों टॉपिक को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको कल अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पहले देख लें। और ये जो वीडियो है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे आपके जो टॉपिक हैं इधर उधर हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ गई हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें। और ये सीबीएसई के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। तो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है पार्ट 1 में हमने देखा है, जिसमें हमने यूरोपीय संघ पढ़ लिया था। आसियान भी हम कल पढ़ चुके हैं, सार्क को भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रिक्स हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब ब्रिक्स वाला मैं आपको लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देखो या फिर कमेंट बॉक्स में देखो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स मैंने कराया हुआ है। रसिया भी मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। इजराइल भी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अब केवल दो टॉपिक बच गए हैं, एक चीन है और एक भारत है। तो इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक करा दूंगा। यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर तीसरा है, थर्ड है, ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं यहाँ पे भारत यानी कि इंडिया। तो देखिए, भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित एक बड़ी आबादी वाला देश है। और 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 21वीं शताब्दी में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, भारत क्या है, विशाल आबादी वाला देश, यानी दुनिया में इसको देखें तो जनसंख्या के आधार पे भारत सेकंड नंबर पे आता है। अब फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, ये आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट नंबर पे चीन आता है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, भारत है। और वैश्विक शक्ति के रूप में हम देख रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर में हम इसको पढ़ रहे हैं और इसीलिए नया टॉपिक आपके ऐड हुआ है, समझ गए। अगर आप पिछले साल का देखोगे ना टॉपिक, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा कि इंडिया वाला टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे समझते हुए चले। अब देखिए, पूरा विश्व आज के समय में, पूरी दुनिया भारत की शक्ति को, बढ़ती हुई शक्ति को महसूस कर रही है और इसके उदय को, उभरते हुए भारत को देख भी रही है। भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 135 करोड़, और जनसंख्या के आधार पे अगर देखें तो भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे भारत से रिलेटेड। आगे देखिए, भारत जो है, भारत ने एक लक्ष्य रखा है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का। सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत की जो सेना है उसका विश्व में एक अच्छी सेना के रूप में स्थान आता है, और एक विशाल सेना भी कह सकते हैं हम भारत की सेना को, और आधुनिक हथियार भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। और भारत के पास परमाणु हथियार भी हैं, ये भी आप पॉइंट याद रखें बिल्कुल। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें तो भारत यहाँ पे भी उभर कर सामने आया है, तो ये भी पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, मेक इन इंडिया का। देखिए, क्या है कि हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, अगर आप ध्यान से कभी उस पर रिसर्च करोगे तो पता लगेगा आपको कि बहुत सारी चीजें हैं जो विदेशी कंपनियों की प्रोडक्ट हैं, और वो बनाई भी, कई चीजें तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं, पर कई चीजें इंडिया के बाहर यानी कि विदेशों में मैन्युफैक्चर होती है और इंडिया में बिकती है। बहुत सारी चीजें आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको मेड इन चाइना मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और भारत को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अगर हब बनाना है, तो ऐसे में हमें किस चीज की जरूरत थी, मेक इन इंडिया की। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी एक योजना है जिसके तहत मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट सामने आया। यानी कि अब भारत अपने घरेलू स्तर पे बहुत सारी चीजों का निर्माण करेगा, उसको अपने देश में भी बेचा जाएगा और उसको बाहर भी सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, ठीक है, व्यापार में। तो ये जो है मेक इन इंडिया, ये भी योजना लाई गई है जिसके तहत घरेलू जो उपभोक्ता स्तर है वो भी सुधरेगा, उत्पादन का स्तर जो है वो सुधरेगा, ठीक है। इससे भारतीय जो कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। इससे भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। और इस समय में, वर्तमान समय में आप देख रहे हो, चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने की बातें आप बहुत सुनते हो, और हो सकता है आपने किया भी हो। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो आप आगे से चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना, बिल्कुल बहिष्कार करना शुरू कर दें, मतलब उनका उपयोग ना करें, ठीक है। ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीन की जो नीतियां हैं आप अच्छे से जब समझते हो कि उसकी नीति क्या है, कि व्यापार भी हमसे करते हैं और नुकसान भी हम ही को पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी ऐसी चीजों को सपोर्ट करें, इंडियन प्रोडक्ट को लें, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत में सहयोग दें। तो ये हमारा इंडिया वाला जो टॉपिक था, यहाँ से आपको बेसिक बता दिया है। चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है पिछले साल भी था।
बस थोड़ा सा रंग रूप बदल दिया, बाकी टॉपिक पहले भी था। तो चीन के बारे में अगर हम देखें तो चीन भारत का पड़ोसी देश है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था जो कि 1962 में हुआ था और इसे भारत और चीन युद्ध कहा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो भारत को हुआ था क्योंकि भारत इसमें हार गया था। ठीक है, और भारत और चीन के संबंध जो थे इसके बाद, युद्ध के बाद, तनावपूर्ण रहे लंबे समय तक। फिर राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद अन्य प्रधानमंत्री जो भी बने वो चीन का दौरा करते रहे और दोनों जगह पे नेतृत्व बदला और फिर इसके बाद दोनों के बीच में व्यापार संबंध धीरे धीरे ठीक होने लगे। और ऐसे ठीक हुए कि व्यापार जो देखा जाए, भारत और चीन का व्यापार एक बड़े पैमाने का व्यापार है जो कि वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं। आगे देखते हैं टॉपिक, चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। कि चीन जो आज आप देखते हो ना कि चीन इतना डेवलप है, क्या चीन हमेशा से ऐसा था? तो नहीं था, चीन इतना डेवलप नहीं था। यहां तक कि मैं ये कह दूं चीन बहुत ही बुरी कंडीशन में था। तो आखिर फिर चीन उस बुरी कंडीशन से निकल के इतना डेवलप कैसे बन गया? क्या मतलब उसने ऐसा कर दिया जिससे हो गया? तो इसके पीछे थी चीन की आर्थिक नीति। चीन के जो नेता थे उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां ऐसी बनाई जिससे चीन को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है ये सब इसके आर्थिक नीतियों के कारण हो पाया है। चीन शुरू में व्यापार में ज्यादा शामिल नहीं होता था क्योंकि आपको पता है कि जब चीन जो था वो एक तरह से साम्यवादी देश है, यूएसएसआर वाली विचारधारा वाला देश था। ठीक है, साम्यवादी, और इसने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते खत्म कर रखे थे और व्यापार वगैरह बंद कर दिया था। तो इसलिए चीन को नुकसान था। 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई और विश्व व्यापार में भी ये धीरे धीरे शामिल होने लगा। ठीक है, विश्व में व्यापार करने लगा। तो ये मुक्त द्वार की नीति ना आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ सकती है शायद, मुझे लग रहा है। तो ये मुक्त द्वार की नीति क्या होती है मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो मुक्त द्वार की नीति जो है ये एक ऐसी नीति थी जिसमें ओपन डोर, इसका मतलब है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीति लाई गई थी। यानी कि हम क्या करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि इस नीति के लागू हो जाने के बाद, यानी ये जो नीति थी इसके लागू हो जाने के बाद चीन को बहुत ज्यादा लाभ हुआ और चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होने लगी, सुधरने लग गई थी। इसके बाद चीन आर्थिक विकास तेजी से होने लगा। ऐसा माना जाता है कि चीन 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और निकल भी जाता, अगर ये कोरोना और ये चीन का बहिष्कार जो दुनिया में शुरू हो गया है, अगर ये चीजें नहीं होती ना तो शायद चीन आगे निकल भी जाता। और क्योंकि चीन का जो व्यापार है दुनिया में बहुत बुरी तरीके से मतलब फैला हुआ था, इस कारण चीन का प्रभाव जो था वो विश्व भर में बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। 1950 के दशक में चीन कैसा था? तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी कि चीन कैसे मतलब इतने नीचे वाले लेवल से इतने ऊपर तक पहुंच गया, यानी कि बिल्कुल बुरी हालत से इतना डेवलप कैसे हो गया। तो 1949 में चीन में एक क्रांति हुई जिसको चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये देखिए 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चीनी क्रांति कब हुई। ये क्रांति माओ के नेतृत्व में हुई। ठीक है, किसके नेतृत्व में? माओ। अब ये माओ कौन है? आप आज आपका पहला क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कमेंट में कि माओ कौन है। ये साम्यवाद को चीन ने अपनाया था, आप जानते हैं। चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था। चीन पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी बन गया था, ये भी आप जानते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया। ऐसे में चीन के पास अपने संसाधन के अलावा गुजारा करने के कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, क्योंकि देखो चीन ने बाहर से व्यापार करना बंद कर रखा था। अब इसके पास यही ऑप्शन था, भाई जो भी संसाधन है उसी को इस्तेमाल करो। तो ऐसे में चीन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो चीन क्या करता था, चीन ने क्या दिमाग लगाया, इसका दिमाग समझो आप धीरे धीरे, ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझने हैं। चीन पहले क्या करता था कि खेती से पूंजी निकालता था, खेती करता था, पूंजी जो भी बनती थी उसको उद्योग में लगा देता था। तो इससे चीन का काम नहीं चल रहा था, चीन को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। चीन के पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी, क्योंकि जब बाहर से व्यापार ही नहीं होगा तो ये सारी चीजें कहां से मिलेगी। इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान को इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे चीन के घरेलू स्तर पे बनाना शुरू कर दिया था। इससे चीन अपनी मतलब जिंदगी चला रहा था जैसे तैसे इससे। लेकिन चीन इस टाइम पे डेवलप नहीं था इतना ज्यादा। लेकिन चीन डेवलप कब और कैसे हुआ ये आपको समझना है, थोड़ा समझते जाओ पूरी कहानी। चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी थी। अब यहां से पॉइंट समझो, चीन में रोजगार ठीक था। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ थी, विकास जो इनका जो हो रहा था वो भी ठीक ठाक हो रहा था, 5-6% की दर से बढ़ रहा था। लेकिन पता है नुकसान क्या था चीन को? नुकसान ये था कि इसकी जो जनसंख्या बढ़ने की दर है ना वो भी बहुत ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक टंकी दी आपको और मैंने कहा कि इस टंकी में आपको पानी भरना है। आपने वहां पे पाइप लगा दिया और उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इस
टंकी में 3 छेद कर दूं और पानी यहाँ से बहता जाए, आप ऊपर से पानी भरते जाओ और नीचे से पानी बहता जाए, तो क्या होगा? टंकी भरेगी? नहीं भरेगी। वही हाल कुछ चीन का हो रहा था, यानी रोजगार भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है, और ग्रोथ भी इनकी ठीक ठाक ही हो रही थी, लेकिन जनसंख्या दर इतनी बढ़ रही थी, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी कि कोई उसका फायदा नहीं हो पा रहा था। इसके कारण चीन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। चीन समझ गया कि अगर हमें डेवलप होना है तो हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या पे काबू पाना पड़ेगा। तो चीन ने क्या करा? जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए और धीरे धीरे इसने जनसंख्या को काबू कर भी लिया है। और ऐसा ही हाल अब भारत का भी हो सकता है। अगर भारत ने भी अपनी जनसंख्या की बढ़ती दर को काबू नहीं किया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी जनसंख्या हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, अगर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जनसंख्या बढ़े तो। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चीन जो था बिल्कुल मतलब ऐसे स्तर पे था कि आप क्या समझो, बिल्कुल मतलब बुरे हाल में कह सकते हो। लेकिन चीन के जो नेता थे ना, वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बना दी कि चीन डेवलप हो गया। वो नीतियां क्या थी? देखो, चीन ने क्या करा, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, ठीक है। इसने क्या करा? इसने अपनी जो अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। यानी इन्होंने जो विकास की नीति अपनाई, पहले इन्होंने कोई नीति रखी, उसके 8-10 साल बाद कोई दूसरी रख दी, फिर उसके कुछ साल बाद कोई तीसरी नीति रख दी, फिर चौथी नीति रख दी। इस तरीके से काम करते गए और धीरे 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 डेवलप भी होते गए। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे समझने हैं। तो देखिए 1973 में जो चाउ एन लाई जो नेता थे, इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। कौन कौन से 4 क्षेत्र थे? कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी। यानी इन सब चीजों को क्या बनाना है? इनको मॉडर्न बनाना है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के अनुसार। तो चीन ने इसके लिए क्या करा? चीन ने देखो बहुत छुपे तौर पे, क्योंकि चीन एक समय में यूएसएसआर का दोस्त था। हालांकि चीन और यूएसएसआर की किसी बात पर अनबन हो गई थी और इन दोनों की मतलब जो व्यवस्था थी वो एक ही थी। यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी, और दोनों ही साम्यवादी विचारधारा को मानते थे। लेकिन चीन ने कई चालाकियां की। एक चालाकी चीन ने ये की कि लगभग बात है 1972 के आसपास की, चीन ने अमेरिका से अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। जो कि इसने खत्म कर रखा था वो धीरे धीरे शुरू कर दिया। अपने संबंध 1972 में सुधारने लग गए ये इससे अमेरिका के साथ। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर 1973 में ये जो नेता थे चाउ एन लाई, इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण कर दिया। इससे भी इनको फायदा हो गया। अमेरिका से जो इनकी बनने लगी थी वो भी, उससे भी थोड़ा बहुत फायदा हो गया। आगे देखो यहाँ पे क्या हुआ। जो 1978 वाली नीति है ना, 1978 की देंग शाओपिंग की मुक्त द्वार की नीति, इससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब इन्होंने मुक्त द्वार की नीति अपनाई तो इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, दुनिया के लेके आओ, हमसे व्यापार करो। अपने यहाँ पे बनने वाली चीजों को दुनिया में बेचने लगे, बाहर की चीजों को भी ये खरीदने लगे। तो ये सब चलता रहा और ऐसे करते करते चीन दुनिया का एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया। ये कह लो कि चीन एक तरह से दुनिया में सबसे अधिक सामान बेचता है दुनिया भर के देशों में। तो मतलब इसका ये लगा लो, इसका कब्जा ही हो गया एक तरह से, इतना ज्यादा मतलब इनका व्यापार है दुनिया के देशों से। तो इसलिए चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद चीन जो था तेजी से विकास करने लगा 1978 में। तो चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था, बल्कि ये अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोल रहे थे। शॉक थेरेपी क्या है, मैंने आपको लास्ट पुरानी वीडियो जो बनाई थी उसमें देख लो आप जाके, अगर देखना चाहो तो डिटेल में बताया हुआ है। क्योंकि इस साल सिलेबस में तो नहीं दिखा मुझे ये, इसलिए मैं आपको ये अलग से नहीं कराने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ये आपको लाइन समझनी है, यहीं पे सब कुछ है। बहुत सारे बच्चे पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चीन ने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, यानी स्टेप वाइज स्टेप विकास करना शुरू करा। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 1972 में अमेरिका से इन्होंने रिलेशन सुधारने का प्रयास किया। 1973 में जो इनके नेता थे चाउ एन लाई, उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 4 क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हुआ। इसके बाद 1978 में एक नेता है देंग शाओपिंग, उन्होंने ओपन डोर की नीति चला दी, इससे इनको फायदा हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे इनको फायदा हुआ। फिर उसके बाद 1998 में इन्होंने क्या करा, उद्योगों को भी निजीकरण कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया, इससे भी भाई इनको फायदा हुआ। यानी कि देखो आप देख रहे हो ना ध्यान से कि धीरे 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 करके इन्होंने चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया, चाहे वो व्यापार के जरिए हो, चाहे खेती का निजीकरण करके हो, चाहे मॉडर्न करके हो, चाहे उद्योगों का निजीकरण करके हो, चाहे XYZ कुछ भी करा हो, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने करा। इन्होंने जनसंख्या पे भी काबू पा लिया। तो ये था इनके विकास का कारण। अब यहाँ पे देखिए चीन जो था 2001 में WTO जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसमें शामिल हो गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
भारत और चीन के संबंध, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो अब ज्यादा आपके सिलेबस में कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट करके चलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों के रिलेशन कुछ जगह पे अच्छे भी हैं और कुछ जगह पे खराब भी हैं और कुछ जगह पे बहुत ज्यादा खराब है। रिलेशन खराब क्यों है, इसके भी पॉइंट आप मुझे बताएंगे कमेंट पे, मैं आपसे पूछूंगा और कैसे कैसे क्या क्या हुआ पूरी स्टोरी में आपको समझा देता हूँ। पहले बहुत नारा चलता था हिंदी चीनी भाई भाई, और ये नारा बहुत फेमस था एक समय में। इसी चीज को नेहरू जी समझ ही नहीं पाए। नेहरू नहीं समझ पाए इस चीज को कि भाई इसका मतलब क्या है। उन्होंने भाई भाई करके छुरा घोपा सीधा, ठीक है। यानी कि चीन जो था भाई भाई का ढोंग करता रहा और 1962 में चीन ने भारत पे हमला कर दिया। और इसके बाद जो बयान थे मैं आपको बता दूं, ये नेहरू जी की आप गलत नीति कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने समझाया था कि चीन जो है आने वाले समय में हमें नुकसान पहुंचा सकता है, सेना वगैरह वहां पे बाउंड्री पे और बॉर्डर पे सही तरीके से रखो। पर नेहरू नहीं माने, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में बह गए और बाद में चीन ने अटैक करा। 1962 में युद्ध हुआ, भारत बुरी तरीके से हारा। इसके बाद सेना का बयान क्या था, आप इसे भी समझो। सेना ने ये कहा था कि ये सैन्य हार नहीं है, ये राजनीतिक हार है। फिर से समझिए, ये सैन्य हार नहीं है, ये राजनीतिक हार है। उसके बाद नेहरू जी की बहुत आलोचना हुई और इतनी आलोचना हुई कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए ही लाया गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो सीमा विवाद, सीमा विवाद भी है। जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो आप देखते हो मैप, वहां पे जो अक्साई चीन वाला जो हिस्सा पढ़ते हो आप, अक्साई चीन वाला हिस्सा जो कि चाइना कब्जा रहा है या उसने कब्जा रखा है, उस पर विवाद है। दूसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। जब आप मैप देखते हो, ये वाला जो हिस्सा इधर का जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन के बॉर्डर से टच में। अगर आप देखोगे मैप में ध्यान से, तो चीन क्या कहता है, चीन उसे बहुत सारे हिस्से को अपना मानता है। अरुणाचल प्रदेश को बहुत सारे हिस्से पे अपना मतलब दावा करता रहता है। तो ये भी एक मतलब विवाद का मुद्दा बन जाता है। तो कुछ बातों पे विवाद है। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। यहाँ के जो धार्मिक गुरु थे या नेता थे दलाई लामा, इन्होंने भारत से मदद मांगी, शरण मांगी, तो भारत ने इनको अपने आप पे शरण दे दी। अब जब ये शरण दे दी तो इससे चीन को बुरा लग गया और फिर ये भी एक विवाद का मुद्दा बन गया। भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ, पंचशील समझौते वगैरह हो रखे हैं। पंचशील समझौते में 5 महत्वपूर्ण बातें थी। वो कौन सी 5 बातें आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी भारत और चीन का युद्ध हुआ और इसमें भारत को नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए। आप ध्यान से बुक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, पहली और दूसरी बुक को मिला के पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, भारत का और चीन का।